कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। मेरी देवरानी बहुत ही अमीर घर की थी, पर जब वह अपने ससुराल आई तो फटे पुराने कपड़ों के साथ आई। मैंने सोचा कि नई नवेली दुल्हन तो नए नए कपड़े के साथ आती है, फिर वह कोई पागल तो नहीं है। उसे देखकर हम सभी ने अपना सर पकड़ लिया, पर मेरा देवर तो बहुत खुश नजर आ रहा था। शादी के दूसरे दिन ही उसने घर के सभी लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। उसके बाद तो हमारे किचन से कभी पूरी सब्जी कभी पूरी रोटी ही गायब रहने लगी। इतना ही नहीं, हम सभी के पुराने कपड़े भी गायब होने लग गए। मैंने सोचा कपड़े चोरी होना था तो नए होते, कोई पुराना कपड़ा लेकर क्यों जाता है। पर एक दिन जब मेरी देवरानी की सच्चाई सामने आई तो हम सभी, क्योंकि वह एक, आइए पूरी कहानी को अभी सुनते रात के हैं। 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत पे से कपड़े ही नहीं लाई हूँ। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछे और छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पे चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेटे और छत पर ही बने हुए कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेरे कमरे में किसी से बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, सीमा तुम इस वक्त छत पे क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरी दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर शांतनु की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारे जात बिरादरी की नहीं थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां शांतनु और सरिता दोनों पढ़ते थे। शांतनु को वह लड़की बहुत पसंद थी और पिछले 2 सालों से लोग एक दूसरे को जानते थे। उनकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और स्वयं मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब शांतनु को लगा कि घर में कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा है तो उन्होंने धमकी दिया कि अगर उनकी शादी सरिता से नहीं तय हुई तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे सास ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए और कुछ कर न बैठे, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन सरिता को देखने के लिए गए। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। 1 घंटे के अंदर ही मेरे से बिल्कुल घुल मिल गई वह। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वह मेरी होने वाली देवरानी नहीं बल्कि मेरी सगी बहन जैसी है। जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह जब आई तो मैंने देखा कि उसके पास 2 सूटकेस है, उसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले हैं। मुझे लगा कि शादी के बाद तो सभी लड़कियां नए सामान लेकर मायके से आती हैं, यह पुराने से 2 थैले लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैलों को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊँगी और मैं इन पुराने सड़े हुए थैले को क्या करूँगी जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है। खैर फिलहाल यह बात आई गई हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो उस वक्त मेरी नज़र उस कमरे में रखी हुई अलमारी के पास उन्हीं 2 थैलों पे गई। मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें से एक थैले में खाने पीने का सूखा सामान है और एक थैले में फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है क्या? उसे हम खाने पीने का सामान नहीं देते जो एक बड़े से थैले में खाने पीने का सूखा सामान भरकर लाई है और एक में वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी। मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी, अरे बहू आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी। तो तूने उसे आज कहाँ छिपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैं खुद ही खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली, बल्कि वहाँ तो पूड़ियाँ रखी हुई है। तुझे पता है ना कि मैं पूड़ियाँ नहीं खाती हूँ, फिर तुमने पूड़ियाँ क्यों बनाई? यह सब सुनकर मैं बिल्कुल अवाक रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटियाँ रखी थी वह पूरी की पूरी खाली थी और वहीं पर एक दूसरे बर्तन में पूड़ियाँ रखी हुई थी। मैंने तो आज पूड़ियाँ बनाई ही नहीं थी और घर में तो आटा भी आज समाप्त हो गया था। फिर पूड़ियाँ कहाँ से आ गई और किसने बनाई? दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहाँ पे आ गईं और बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने सभी रोटियाँ खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियाँ तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया।
फिर मैंने पूछा कि फिर पूरियाँ किचन में कहाँ से आ गई, मैंने तो बनाई नहीं थी। इस पर मेरी ननद ने बोला, भाभी पूरियाँ तो बगल वाली चाची ने दिया है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती हैं। खैर जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर बाजार से आटा मंगवाया और सबके लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाहर तो कोई काम बताकर जाती, पर जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते। और कई बार मैंने गौर किया था कि वह जाते समय भी कई बार उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननद सीमा का व्यवहार भी आजकल कुछ अलग ही लगता था। आज फिर से मैं जब छत पे किसी काम से गई तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ कि सीमा आज फिर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो, मैं समय से सभी सामान लेकर आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। मैंने सोचा कहीं सीमा का कोई चक्कर तो नहीं है किसी से, और कहीं वह उसके साथ भागने की तैयारी तो नहीं कर रही है। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं अपने मन में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही थी। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बात कर रही थी और वह कहाँ किसके साथ जाने वाली थी। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही थी। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मेरी धड़कन भी बहुत तेज धड़कने लगी। मैंने यह बात अपने पति को बतलाई तो उन्होंने बोला, तुम घर पे ध्यान रखा करो। वैसे सीमा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वह अपने काम से ही मतलब रखती है, लेकिन फिर भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाएं और गलत रास्ता पकड़ लें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए तुम बड़ी होने के नाते उस पर विशेष ध्यान रखा करो और इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूंगा। मेरे लिए ऑफिस और घर दोनों को एक साथ देखना संभव नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और ननद दोनों कहीं बाहर से आ रही हैं। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ गई थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों बाजार गए थे। मैंने बोला, परसों ही तो हम लोग बाजार गए थे और आज फिर से? इस पर मेरी देवरानी ने बोला, दीदी उस दिन सीमा को किताब लेनी थी पर आज उसे पार्लर में काम था। मैंने बोला अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पे गई। दोनों ने वही थैला अपने हाथों में पकड़ के रखे थे जो मेरी देवरानी अपने मायके से लेकर आई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटी प्लेट में रखी और सब्जी लेने के लिए पैन का ढक्कन हटाया तो मैं यह देखकर दंग रह गई कि पैन में तो सब्जी ही नहीं थी, जबकि घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मैंने तो अपना सर ही पीट लिया। आखिर मेरे घर में हो क्या रहा था? कभी सब्जी गायब हो जाती थी तो कभी रोटी गायब हो जाती थी। ऊपर से सीमा और सरिता दोनों की हरकतें भी बड़ी अजीब थी। यह सब सोच सोचकर तो मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था। मैंने इनडायरेक्ट रूप से सरिता से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने पूरी सब्जी खा ली, आप लोग के लिए तो बची भी नहीं। मैंने फिर से अपना सर पीट लिया। कोई अकेले केवल सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता था, वह भी इतनी सारी? क्या उसे पूरी सब्जी खाने से पहले हम में से किसी का भी ध्यान नहीं आया? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सभी चीज़ें मेरी समझ से बाहर की थी, इसलिए मैंने सोचा अब मुझे सीमा और सरिता दोनों पर नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई थी और जब वह वापस लौटी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तेरे पैर को क्या हुआ है? तो उसने नज़र चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पैर में दर्द है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। पर मुझे ताजुब उस वक्त हुआ जब 2 घंटे के बाद मेरी ननद कॉलेज से आई और वह भी सरिता की तरह ही लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी वही जवाब दिया जो सरिता ने दिया था। अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी हूँ, मेरे पति ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊँ। कल को उन्हें यह सब बात पता चलेगी तो वह सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी नहीं देती है, वह घर का कितना ध्यान रखेंगे? इसलिए तुम दोनों सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है, नहीं तो मैं सब कुछ भैया से बता दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर एक ही दिन एक ही समय दर्द हो? इसके अलावा कभी किचन से पूरी रोटियां गायब हो जाती है, कभी पूरी की पूरी सब्जी ही गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती हो। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सरिता अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है? दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे कांप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का हम क्या जवाब दें। मेरी ननद ने बोला, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पकड़ कर रखी थी कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी। तभी मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर आगे ही गए होंगे कि सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक झोपड़पट्टी के पास रुकी।
मैंने सीमा से पूछा, तुम लोगों ने गाड़ी यह गंदी सी बस्ती के बाहर क्यों रुकवाया है? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश की तो मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहने हुई थी जो सरिता अपने मायके से साथ लेकर आई थी। मैं देखते ही पहचान गई। सरिता ने बोला, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उसे गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ ही लेकर आ गई थी ताकि मैं उन कपड़ों को गरीबों में बांट सकूं। साथ ही बहुत से खाने पीने का सामान भी लेकर आ गई थी जो शादी में बच गए थे ताकि उसे भी गरीबों में बांट सकूं। उसके बाद सीमा ने बोला, भाभी उस दिन जब आप छत पे आई थी तो इसी बस्ती के एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ मैं इसी बस्ती के कार्यकर्ता के पास अपनी कमाई का 10% जमा करती हूँ ताकि वे बस्ती के लोगों की ज़रूरत के अनुसार उन पैसों से सामान ला सकें। भाभी, मेरे और सरिता भाभी जैसे बहुत से लोग हैं जो इन गरीबों के लिए पैसे और सामान वगैरह दान करते हैं। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी। रसीद में ये लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया था। फिर उसने आगे बोला, सरिता भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी उसकी वजह यह थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया था। मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर आए थे और एक दिन सब्जी। बहुत से लोग भी अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ सामान लेकर आए थे। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह सब काम करने देंगे कि नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान थी। सचमुच उन दोनों को क्या बोलती, यह तो एक नेक कार था। मैं तो अपनी दिन दुनिया में ही खोई रहती थी। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन आज सरिता और सीमा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछी कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी। तो उस पर सीमा ने बोला, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे तो एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया था। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़ पड़े, पर अचानक ही हम दोनों का पैर एक पत्थर से टकरा गया और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हम दोनों के ही पैर में चोट आ गई। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह प्रण लिया कि इस नेक कार में मैं भी उनकी मदद करूंगी। अब हम सभी मिलकर गरीबों की सेवा कर रहे थे। अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं। तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।